ठीक है भाई, तो ये आपके पास है कौन सी वाली थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये गिवन है, ये टू प्रूफ है, और आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि बीच में एक लाइन बनाई है डी आर नाम की, जो कि बीसी की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें हम लोग जो आगे करने वाले हैं वो सुनो क्या है। तो हम प्रूफ जो शुरू कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। ठीक है, कि हमारा जो प्लान है इसमें वो कुछ इस तरीके का है। देखो इधर इधर सब लोग ध्यान दो पहले। हमारा प्लान है कि एडी अपॉन डीबी तो इक्वल है ही किसके, ए ई अपॉन ई सी के। क्या ये बात सही है? अरे बोलो, ये बात बिल्कुल सही है। एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। और और एक दूसरा भी एक चीज हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए आर अपॉन आर सी के। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं बताओ कोई। जो हमारा प्लान है वो कुछ इस तरीके का है कि मेरा मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये बात सही है भाई, गिवन। ठीक है, गिवन तो ना कि भाई रेशो तो इक्वल है, आप मेरे को लाइनें पैरेलल दिखाइए, और मैंने एक लाइन बीच में डी आर नाम की बना दी पैरेलल, तो इसमें बीपीटी फॉलो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, ए आर और आर सी के। बात सही है। और ये क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा बताओ, बीपीटी बाय बीपीटी। रीजन क्या है, बीपीटी। बीपीटी तो कहती है कि ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन बाजू वाली साइडों को बराबर रेशो में बांटती है। तो वही तो हो रहा है, आपने डी आर नाम की पैरेलल लाइन तो बनाई है, तो कहीं ना कहीं एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ना ए आर अपॉन आर सी के। सही है, और एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के बाय गिवन। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको करना है कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ भी एडी अपॉन डीबी है, यहाँ भी एडी अपॉन डीबी है। आप ये सोचिए ना, ए आर अपॉन आर सी भी एडी अपॉन डीबी के ही है, और ए अपॉन ई सी भी एडी अपॉन डीबी के ही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये दोनों इक्वल लिखे जा सकते हैं, आंसर है यस। तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि जी ए ई अपॉन ई सी इक्वल होगा ए आर अपॉन आर सी के। लिखे नहीं अभी, रुक जाइए, मैं अच्छे से लिख के दूंगा आपको, पहले सुन लो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जो हमारा प्लान है वो क्या है वो सुनो। मैं इनमें दोनों में प्लस वन करा दूंगा। उससे होगा क्या, उससे ये हो जाएगा कि ईसी और ईसी ऊपर प्लस हो जाएगा, और यहां पर कहीं ना कहीं ए आर में क्या प्लस हो जाएगा, आर सी। अब ए प्लस ई सी कितना होता है, ए सी, और ई सी अपॉन में, और ए सी और अपॉन में आर सी। फिर मैं ए सी काट दूंगा और ई सी इक्वल हो जाएगा आर सी। अब आप खुद सोचिए, ये वाली बात तो तभी पॉसिबल है ना, ई सी और आर सी दो चीजें इक्वल तभी तो होंगी जब ये आर और ई अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। बल्कि कैसे पॉइंट होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इस बात को लिखोगे, ये लिखने के बाद फिर आप नीचे लिखोगे द अबव कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड आर कोइंसाइड विद ईच अदर। दैट्स व्हाई इफ डी आर इज पैरेलल टू बीसी देन डी ई विल आल्सो बी। तो ये काम आपको, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय गिवन एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी बाय बीपीटी। दोनों को करेंगे कंपेयर, तो बाजू वाले रेशियो आ जाएंगे, दोनों में प्लस वन लाएंगे तो नीचे वाली चीजें प्लस हो जाएंगे, ऊपर में एसी बन जाएगा। कौन सा एसी से एसी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ईसी इक्वल हो जाएगा आरसी के। और जैसे ईसी आरसी इक्वल हो जाएंगे उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट कि अबव कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड आर कोइंसाइड विद ईच अदर। आया समझ में? ठीक है, ये प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, लिखना मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे इसको। लिखने का जो प्रोसेस है वो सुन लीजिए आप। देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा कि जी एडी अपॉन में डीबी इक्वल है किसके, बताइए, ए ई अपॉन सी सी के। रीजन बात है गिवन, और इसे बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे करके आप इसे कंपेयर भी कराएंगे। फिर एडी अपॉन में डीबी इक्वल ए आर अपॉन आर सी। रीजन बीपीटी। रीजन इसके बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। फिर आप क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर, तो आप इसको लिखोगे कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
तो कहीं ना कहीं ए ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा ए आर अपॉन आर सी। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अब आप इसके ऊपर लिखोगे एड वन बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या करा दिया, एड वन बोथ साइड करा दिया। तो मतलब ए ई अपॉन ई सी प्लस वन और ए आर अपॉन आर सी प्लस वन। फिर यहाँ आ जाएगा ई सी, ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, यहाँ हो जाएगा आर सी और ये हो जाएगा ए आर प्लस आर सी। ए ई प्लस ई सी कितना होता है बताइए भाई, आंसर है पूरा ए सी। और यहाँ पे हो जाएगा ई सी और यहाँ हो जाएगा ए सी और यहाँ हो जाएगा आर सी। इसी से इसी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आर सी इक्वल हो जाएगा ई सी के। अब यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, अबव कंडीशन is only possible when R and E coincide with each other. So if DR is parallel to BC, then DE is also parallel to, और आपका प्रूफ, ये काम आपको करना है। समझ आ गया? ठीक है, प्लीज ध्यान दो भाई। ठीक है, तो ये न्यू क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको फाइंड एक्स एंड वाई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग आपको दिख ही जाएगा, चांसेस बहुत हाई है इसके आने के। तो इस केस में अब आप मुझे बताइए, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है? दो। तो एक्स एंड वाई, तो कितनी इक्वेशन बनेगी? दो। याद रखिएगा, एक इक्वेशन बनेगी इससे, समेशन ऑफ एफ आई से, और एक इक्वेशन बनेगी आपकी मीडियन से। तो चलिए पहले समेशन ऑफ एफ आई वाली इक्वेशन बना लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई वाली इक्वेशन क्या है भाई? पहले आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर आपको इसका मतलब लिख देना है, मतलब इन सबका प्लस लिखना है आपको। अब आप बताइए 5 प्लस 20 25, 25 प्लस 15 तो 40 और 45। तो आप इसको लिखोगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो कहीं ना कहीं आपकी पहली इक्वेशन रेडी, 60 माइनस 45 विच इज 50। तो एक इक्वेशन आ गई है भाई हमारे पास। इसके बाद आपको मीडियन वाला हिसाब किताब और निकालना। मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीएफ। तो सीएफ निकाल रहे हैं। सीएफ में आप पहला वाला सेम लिखते हैं, अगले वाले में ऐड करके लिखते हैं, फिर अगला वाला फिर प्लस हो जाएगा, अगला वाला फिर प्लस हो जाएगा, अगला वाला फिर प्लस हो जाएगा, अगला वाला फिर ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो अब मीडियन क्लास और निकालने हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन 2 वाला, वो तब काम करता है जब सारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस केस में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो आप इसमें वो समेशन ऑफ एफ आई अपॉन 2 वाला नहीं लगा सकते, आप डायरेक्टली मीडियन से ही जज कर दोगे। 28.5 है, तो ऑब्वियस की बात है ये वाला जो होगा ये आपका मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बाकी मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप लिखोगे यहाँ पर, मीडियन इक्वल टू में एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ। सी एफ का मैंने कहा था ब्रैकेट अप्लाई करेंगे हम, अपॉन एफ और मल्टीप्लाइड बाय एच। मीडियन की वैल्यू कितनी है? 28.5, लोअर लिमिट 20, एन कितना है? 60 अपॉन 2 और सी एफ उससे ऊपर वाला, मतलब 5 प्लस एक्स। ब्रैकेट का जरूर यूज करें सी एफ के ऊपर, ध्यान रखिएगा वरना गलती होती है भैया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब तो भैया आप तो अपने आप ही देखेगा ये, तो आप बताओ, मेरे कुछ कहना ही नहीं इससे। जो समझ में आ जाए कर लो, मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ लो, नहीं कर रहा मत पढ़ो। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है? एक्स, जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस 28.5 के पास आप 20 को ले आइए, कितना हो जाएगा आपके पास? 8.5। यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ 30 माइनस 5 माइनस एक्स और अपॉन में 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये 10 से 0 कर सकता है, 2 को इधर भेज सकते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 17। 30 माइनस 5 हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 8।
तो x का वैल्यू कितना है 8। बताओ इसको स्टेप जहां पे दिक्कत आ रही हो, इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 8। भाई ध्यान रखिएगा x और y की वैल्यू ना तो नेगेटिव आएगी, ठीक है, ना वो डेसिमल में होगी ना फ्रैक्शन में होगी, इट्स विल बी अ प्रॉपर नंबर। बोर्ड एग्जाम का हिसाब किताब बता रहा हूँ, बोर्ड वाले ऐसी गलती नहीं करते हैं कि डेसिमल में आ गया आंसर। x की वैल्यू 8 है, इसमें पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। y की वैल्यू जो है वो आपके पास है 7। तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, x एंड y, x और y देख लीजिए क्या क्या है। देखो भाई सुनो, ये क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे एग्जाम में कहीं ना कहीं, और ये देखिए, हाँ मतलब सेम तो नहीं बट हाँ लगभग सिंटेक्स यही रहता है। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप दो ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है। तो फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन है करने का प्रोसेस कुछ रहता है कि आप सबसे पहले लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको जो जैसे जैसे, और फ्रैक्शन, ये तीन बातें लिखते हैं हम हमेशा फ्रैक्शन के क्वेश्चन में, ये तीन बातें लिखी जाती है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर फ्रैक्शन सेट। उसके बाद जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा हम करते हैं। वो ये कह रहा है कि दो ऐड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ठीक है जी, x और y हो गया, दो यहाँ बढ़ा दिया, दो यहाँ बढ़ा दिया, और फ्रैक्शन कितना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन तो आप बना ही लोगे, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा जी, दूसरे वाले में क्या बोला है कि तीन ऐड किया है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बिकम 5.6। अब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तीन ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 5.6। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सॉल्व। मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप x प्लस 2 को, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे y प्लस 2 को, इक्वेशन बनेगी 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y एंड प्लस 18। एक तरफ शिफ्ट करेंगे और यहाँ हो जाएगा -7। ये आपकी पहली इक्वेशन है। ऐसा ही सेम यहाँ से दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 18 5y प्लस 15, एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम, यहाँ आ जाएगा -3। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और आपका सही होगा, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए एज वाले क्वेश्चन को और देख लो आप, एक ये भी एक एजेस के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। एजेस वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को पहले सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये कह रहा है कि 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन के, ठीक है, और 5 साल पहले जैकोब की एज 7 टाइम्स थी उसके सन के। तो आप जब कभी एजेस के क्वेश्चन करें इस सीक्वेंस को फॉलो करें। आप सबसे पहले क्या चीज सेट करेंगे, प्रेजेंट एज, और उसमें जिनके बारे में बात हो रही है उनको एक अल्फाबेट दे देंगे। यहाँ पे जैकोब और जैकोब की बेटी की बात हो रही है, तो मैं जैकोब की एज को x और जैकोब सन की एज को जैकोब सन। अब जैसा जैसा वो कह रहा है 5 साल बाद में कह रहा है, तो 5 years लेटर पहुंच जाएगी, ठीक है, 5 years लेटर। हाँ भाई जैकोब बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस 5 और सन कितना हो जाएगा y प्लस 5। अब वो क्या कह रहा है, वो उसके 3 टाइम्स था, तो जैकोब अपने बेटे के 3 टाइम्स था, तो बेटे को जब 3 टाइम्स किया जाएगा तब वो शायद जैकोब की एज के बराबर आ जाए। तो यही काम हमने किया, बेटे को 3 टाइम्स कर दिया और जैकोब के इक्वल कर दिया। इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, एक तरफ शिफ्ट करेंगे हम, ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए 5 साल बाद की है, तो 5 साल बाद ही पहुंच जाइए। 5 years मतलब पहले था ना, तो 5 साल पहले, तो 5 years एगो। हाँ भाई जैकोब की एज बताइए कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। इक्वेशन कैसी बनेगी, x माइनस 5 y माइनस 5। अब वो क्या कह रहा है, वो उसके 7 टाइम्स था, तो 7 टाइम्स कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, x माइनस 7y इक्वल्स टू -35 एंड -30। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करिए और दोनों हाँ मतलब अगर लेटर है तो प्लस कराना है और एगो है तो माइनस कराना है। ये एज हमेशा सेट होती है प्रेजेंट से। देखिए डिजिट वाले क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको बेसिकली एक बात समझनी है कि डिजिट वाले क्वेश्चन में 4 बातें हम जरूर लिखते हैं। पहला 10 डिजिट, 10 डिजिट कितनी है भाई? x, 1 डिजिट, 1 डिजिट है आपके पास y, नंबर कितना हो जाएगा बताइए? 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर 10y प्लस x। ये 4 बातें लिखी जाती हैं हमेशा। डिजिट का अगर डिजिट और नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो ये 4 बातें लिखी जाएंगी। क्वेश्चन इसके बाद से शुरू होगा। अब आप पढ़िए क्या लिखा है। द सम ऑफ द डिजिट इज 9। क्या मतलब है इसका? डिजिट का प्लस 9 है। तो भाई इक्वेशन बड़ी सिंपल सी बनेगी आपकी, कीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यही तो कह रहा है, वो डिजिटों का प्लस 9 है, तो डिजिटों का प्लस करो, ये डिजिट ही तो है x और y, ये नंबर है। तो जब नंबर बोलेगा तो 10x प्लस वाई, तो 10y प्लस एक्स उठाऊंगा। जब डिजिट बोलेगा तो x और y उठाऊंगा। अब वो डिजिट तो कह रहा है कि डिजिटों का सम 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 9। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब जब आप किसी नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो नंबर का 9 टाइम्स करिए ना, 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स कर दिया तो क्या होता है, वो उल्टे नंबर के दुगना हो जाता है। तो उल्टे नंबर का दुगना कर दीजिए, 10y प्लस एक्स, ये उल्टा नंबर हो गया, इसका दुगना कर दीजिए। अब इससे एक इक्वेशन बना दीजिए, यहां हो जाएगा 90x प्लस 9y 20y और प्लस 2x। एक तरफ शिफ्ट करेंगे हम तो यहां हो जाएगा 88x, यहां हो जाएगा आपके पास 11y इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैंने कॉमन निकाल लिया 11 को, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व, और आपसे नंबर पूछ रहा है और इसमें वैल्यू डाल देंगे। ये आपके डिजिट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे ही लाइए एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन देते हैं, प्लीज ध्यान रख दीजिए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस में आपको टोटल 4 बातें हैं जो लिखनी पड़ती हैं। जैसे डिजिट वाले क्वेश्चन में 4 बातें आपको लिखनी है, ऐसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में भी 4 बातें क्लियर हैं। ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में बहुत ही कम आएगा, मतलब बहुत ही ना के बराबर चांस है कि आएगा, क्वाड्रेटिक ना आ सकता, ठीक है। उसका रीजन है, मैं बता भी दूंगा किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे क्वाड्रेटिक में। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि जिस पैटर्न में पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन आते थे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, अब वो वाला आपके सिलेबस में ही नहीं वो पैटर्न। तो जब वो सिलेबस में ही नहीं है तो फिर इसके क्वेश्चन रुक गए। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिलेबस से क्यों हटाया पता नहीं, क्योंकि ये तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, चांस है इसके लिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा। वो 4 बातें जो मैं है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो अगर बोट की बात हो रही है तो बोट की स्पीड, ठीक है। करंट को करंट बोल, मतलब वाटर को करंट भी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं, रिवर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें डिस्क्लोज होंगी। सबसे पहले होगा स्पीड ऑफ बोट। अगर बोट है तो बोट, पर्सन है तो पर्सन, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट x, स्पीड ऑफ वाटर, करंट नहीं बोलूंगा मैं, वाटर ही बोल रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे। अच्छा जी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब आप मुझे बताइए अपस्ट्रीम क्या होता है भाई? बहाव के अगेंस्ट। तो जब आप बहाव के अगेंस्ट जाते हैं तो सपोर्ट होता है कि अपोज होता है? अपोज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। अच्छा जी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। हाँ भाई, डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं? आंसर है x प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ अपस्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। याद रखिएगा ये 4 बातें लिखी जाती हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक में आता है क्वेश्चन सेम, तो इसमें क्या करता है, वो 2 वेरिएबल्स नहीं दे चलाता, मतलब ये 2 में से ना एक की वैल्यू दे देगा वो आप। ये पानी की स्पीड इतनी है, या तो ऐसे बता देगा, या तो बोल देगा बंदे की स्पीड इतनी है, जो भी बोट पर्सन जो भी है उस हिसाब से बता देगा, क्लियर, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है तो। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है तो इसी फॉर्मेट में आएगा, 2 वेरिएबल आपको लेट करते हुए चलना। आप देख लेना अगर बोर्ड का क्वेश्चन आता है तो ये 4 बातें लिखने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या कोई वैल्यू दी है उसने एक्स वाई में से। अगर दे रखी है तो उस वाले वेरिएबल को हटा के उसकी जगह वो वैल्यू चला देंगे। आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि जी अगर बोट की स्पीड दे दी तो मैं वाटर की स्पीड को एक्स मान लेता हूं, नहीं नहीं नहीं। अगर बोट की स्पीड दी है तो एक्स की जगह वैल्यू मिल जाएगी, और अगर पानी की स्पीड दी है तो वाई की जगह वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, आप इसको चेंज नहीं करेंगे।
ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन। अब आप पढ़िए क्या लिखा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर आवर इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या मतलब है इसका? ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम चली जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ये लिखा हुआ है। तो मतलब किस चीज की बात हो रही है? डाउन स्ट्रीम। तो चलिए डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। ये 4 बातें लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में आप बताइए स्पीड कितनी है, बताओ। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? आंसर है x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है? 20। टाइम कितना है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 20/2, काट पीट के आएगा 10। तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई की वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा जी, दूसरी वाली बताइए क्या लिखा हुआ है? अपस्ट्रीम। हाँ भाई, स्पीड कितनी है बताइए? x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है देख के बताइए? 4 किलोमीटर। और टाइम कितना है? आंसर आ गया 2 आवर। स्पीड इक्वल टू, स्पीड हो गया आपके पास x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना हो गया? 4/2, काट पीट के 2। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें से कुछ भी आपको आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा है? तो अगेन डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, लेकिन इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा फिर आपको अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आता है तो। सर अगर क्वाड्रेटिक में आएगा तो कैसा आएगा? क्वाड्रेटिक वाला भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आ सकता है, लेकिन रहने दो इसको, इसी में रखो बस। मैं देखो 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि है तो 13 भी इंपॉर्टेंट, CD स्क्वायर ऐसा वाला। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज के अपने आप पता चलता है कौन से ट्रायंगलों को सिमिलर करना है। एक ये टावर वाला है, इसको करा देते हैं। देखिए एक वर्टिकल पोल है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा, उसके बाद 12 और 14 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ। 15 देखिए, एक पोल है, एक वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ है 6 मीटर। तो जी एक वर्टिकल पोल बना लिया, इसकी लेंथ हो गई 6 मीटर। वो शेडो कास्ट करता है 4 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी शेडो बनाता है वो? 4 मीटर। ठीक है जी, 4 मीटर की लेंथ बना दी। और बोला है एट द सेम टाइम आर टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है बहुत बड़ा, वो शेडो कास्ट कर रहा है, और वो कितनी है? आंसर है 28 मीटर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब बोला है हाइट ऑफ द टावर बता दो, ये कितनी है। अब आप बताइए क्या करना है? दोनों ट्रायंगलों को क्या करवाना है? एक तो ये 90, ये 90, एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन और ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो साइडों के रेशियो लिखे जा सकते हैं। तो बताइए साइडों के रेशियो कैसे लिखेंगे हम? 6 में h इक्वल्स टू 4 में, मतलब ये इसकी साइड और फिर इसकी साइड, अपॉन में इसकी साइड। और अब इस पूरी इक्वेशन में से आपको क्या निकालना है? इट्स क्वाइट सिंपल। क्या हुआ है तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, देखो दोनों ट्राइंगल ना दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मैं आपको दोनों क्वेश्चन ना साइड बाय साइड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बस मीनिंग समझिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 12 बना लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 14 बना लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि कौन सा क्या क्वेश्चन है। अब दोनों के गिवन से समझिए क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम बना देता हूं मैं। ये इस तरीके से है, ABC, मतलब 2 ट्राइंगल है यहाँ पर। काम देता है क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा नीचे बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आपके पास 2 ट्राइंगल बोले गए हैं, एक बोला गया है ABC और एक बोला गया है PQR। तो देखिए क्या बोला है, बोला है साइड AB BC एंड मीडियन AD। बोला है AB BC और मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR और PM। बोला है कि एक ट्राइंगल की साइड है ABC और वो प्रोपोर्शनल है ABC और मीडियन AD। एक मीडियन भी बन रहा है इधर AD नाम, और इधर एक मीडियन बन रहा है PM नाम, PM। ये मीडियन है। मीडियन होता है तो भाई ये साइड की क्या हो जाती है? इक्वल, और ये वाली साइड की इस वाली साइड के। अब कुछ प्रोपोर्शनल है इसमें, वो देखिए क्या प्रोपोर्शनल। बोला है AB ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और क्या बोला गया? BC ये नीचे वाली लाइन है, इस वाली लाइन के प्रोपोर्शनल है। और तीसरा क्या बोला गया है? तीसरा बोला गया है AD, ये जो मीडियन आई है खुद ये वाली इसके प्रोपोर्शनल, ये बोला। अब आप देख पा रहे हैं
ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, बीच वाले के, और नीचे वाले लाइन नीचे वाले लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हाल है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम डायग्राम है, दो ट्राइंगल है। इसमें बच्चा परेशान है इसमें कि कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया मेरे को ये PQR, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में सेम प्रूफ भी है। देख लीजिए आप, गौर करिए। ये रहा ट्राइंगल ABC PQR, ये रहा ट्राइंगल ABC PQR। बच्चा परेशान, डायग्राम सेम है, प्रूफ भी सेम है, फर्क है तो है कहाँ, फर्क गिवन में है। देखिए गिवन में क्या है, इसके गिवन समझ में आए आपको। इसके गिवन में एक लेफ्ट वाली साइड थी, बीच वाली साइड है और नीचे वाली साइड, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। जबकि क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो देखिए, इसमें भी मीडियन है, इसमें भी मीडियन है, सेम नाम का, लेकिन गिवन क्या है वो देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ प्रोपोर्शनल, बीच वाली साइड के साथ प्रोपोर्शनल। अरे ये वो तो इसमें भी थी, साइड वाली फिर बीच वाली, तो सेम ही तो है भैया। नहीं, तीसरी वाली अलग है, इसमें तीसरी वाली नीचे की थी, जो कि इसमें तीसरी वाली ये है। ये फर्क, इससे पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन अलग। भैया फर्क मतलब कुछ खास फर्क तो नहीं है, तीसरी साइड तो बदलती है, हाँ उसी का ही फर्क है। कैसे भैया, क्या फर्क है? देखो इसमें हो जाएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल थी, ये बीच वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, और ये जो नीचे वाली जो प्रोपोर्शनल थी, इसका आधा भी तो होगा ही प्रोपोर्शनल। तो कहीं ना कहीं ये छोटे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर, SSS प्रॉपर्टी से। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के बाय CPST। और फिर आप बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए और फिर बात कर लीजिए दोबारा से, ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और नीचे वाली साइड। तो ऐसे बड़े ट्राइंगल हो जाएंगे बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12 आपने जो किया वो यही तो है। आप उसको क्वेश्चन नंबर 14 लिख दो, लेकिन 14 थोड़ी है, क्वेश्चन नंबर 12 है। गिवन क्या है उससे मैटर करता है। जो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे सोचो, क्रिकेट की वो 3 विकेट्स हैं, ऐसे इसमें सब प्रोपोर्शनल ऐसे चलेगा, नीचे वाला कोई प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि उसमें नीचे वाली साइड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 12 ये फर्क दिखने में एक जैसे हैं, इस फर्क को समझो। क्वेश्चन में क्या आएगा क्या पूछेगा वो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे, यही तो क्वेश्चन है आपका, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसको, वो देख लो आप कैसे कैसे करें। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ABC और PQR आपके पास दो ट्राइंगल है, और बाजू वाली साइड है और वो बीच वाली साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। गिवन में एक चीज और भी है आपके पास, एक तो ये गिवन है, एक गिवन ये भी है कि AD एंड PM आर मीडियंस। ये क्या है आपके पास? मीडियन है, ठीक है। प्लीज ध्यान आपको, ठीक है। आपको बड़े वाले ट्राइंगल, अच्छा मीडियन है तो भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है वो सुनो। हमें बड़े ट्राइंगल को करवाना है सिमिलर। प्लान सुन लीजिए क्या है, प्लान मैं बता देता हूँ आपको। प्लान मेरा कुछ इस तरीके का है कि मैं यहाँ पर एक ना कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, लेकिन कितनी एक्सटेंड करूंगा? उतनी ही करूंगा जितनी AD है, उतनी ही नीचे, और इसको इधर कनेक्ट कर दूंगा, इसको नाम दे दूंगा S, ठीक है। इसी तरीके से आप PM को भी एक्सटेंड करोगे और इसको भी कनेक्ट कर दोगे इधर, और लेट इट भी, इसको आप नाम दे दोगे PQR S और T, इस तरीके से। ये अपना प्लान है। अब प्लान ठीक से सुनो क्या है। मुझे एक बात बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या ये वाली साइड और इस वाली साइड को इक्वल कराया? जैसे नहीं। क्या बाय कंस्ट्रक्शन मैंने इस साइड को एक्सटेंड करके इसी साइड के इक्वल करा दिया? बाकी मैंने ज्वाइन किया, कोई पैरेलल कुछ नहीं, सिर्फ ज्वाइन किया। और इसी तरीके से मैंने ये वाली लाइन को भी इस वाली लाइन के क्या करा दिया? इक्वल। अब कंसेप्ट सुन लो क्या क्या है इसमें, क्या क्या करने वाले हैं हम। ये करने वाले हैं कि मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों करोगे वो बताओ, मैं बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट क्यों करूंगा। मुझे एक्चुअली मेरा जो एम है वो ये है कि ये वाली साइड तो इस वाली साइड के अपॉन में है ही, ये वाली साइड भी इस वाली साइड के क्या है? अपॉन में है बाय गिवन। मेरा प्लान है किसी तरीके से अगर ये एंगल A और एंगल P अगर इक्वल हो जाए तो SAS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। भैया फिर वो सिमिलर करने के लिए आपने नीचे क्यों बढ़ा दिया उसको?
बताता हूँ क्यों बड़ा है। क्योंकि मेरा जो इसके आगे का जो काम है वो कुछ इस तरीके का है। मैं कुछ ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करा देता हूँ तो उससे ये हो जाएगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। इस बार रेशियो नहीं बनाएगी क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट कराया। क्या हो जाएगी? इक्वली हो जाएगी। और ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बाय सिमिलैरिटी से हम उसको भी करा दें सिमिलर से। ठीक है, अच्छा भैया इसके क्यों इक्वल करा रहे हो? क्योंकि ये बीच वाली साइड तो इस वाली साइड के साथ है ही, तो इसका डबल भी इसके साथ चला जाएगा। सही है, ये वाली साइड भी दे ही रखी है अपॉन में, तीसरी मुझे ये वाली साइड दे रखी थी, लेकिन इस साइड ये साइड इस ट्राइंगल का पार्ट तो है नहीं, इसीलिए मैंने इस वाली साइड को इधर बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना है। उससे क्या हुआ कि मेरी ए बी की जगह अब मेरे पास ये पावर आ चुकी है कि मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एस। भैया वो सी एस लिखवा के हो क्या जाएगा? सी एस लिखवा के ये चीज हो जाएगी कि आपके ये दोनों ट्राइंगल जो बड़े वाले हैं, ये वाले, ये बड़ा और इधर ये बड़ा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्यों भैया सिमिलर क्यों हो जाएंगे? देखो मैं बताता हूँ। ये साइड इस साइड के साथ थी, तो इस पूरे इसका पूरा और ये पूरा हो गया ये सब। ए सी और पी आर तो थे ही, तीसरा ए बी और पी क्यू चल रहे थे, जबकि मैंने ए बी की जगह क्या लिखवा दिया? सी एस। और पी क्यू की जगह मैंने क्या लिखवा दिया? आर टी। तो अब मेरे ये तीनों साइडें चल रही है ना, और इधर ये तीनों साइडें चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर। ठीक है, अच्छा उससे क्या मिला भैया? उससे ये मिला कि ये थोड़ा सा पार्ट तो इक्वल हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के, बाय सी पी एस टी। भैया लेकिन कराना तो पूरा है, हाँ पूरा भी करा देंगे, लेकिन इतना पहले समझो। दोबारा बता देता हूँ, मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कराया? सिमिलर कराया कि कॉन्ग्रुएंट कराया? सर कॉन्ग्रुएंट। क्यों कराया है? सिर्फ रीजन सिर्फ एक सिंपल सा है कि ए बी की जगह में क्या लिख सकते हैं? सी आई। और सेम उसी तरीके से मैंने पी क्यू की जगह क्या लिखवाया आपको? आर टी। सिमिलरली बोल के लिख दें। फिर क्या करेंगे? बड़े वाले ट्राइंगल में जाएंगे और फिर कहेंगे हम कि देखो इसका डबल तो हो ही सकता है, ये वाला वैसे ही था, इसकी जगह तुमने ये बना दिया, तो ये जब प्रपोर्शनल था तो मैं अब इसकी जगह ये लिखना शुरू कर रहा हूँ आज से, तो इसकी तो तीनों साइडें होगी, पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या होगा? और उससे आपका वो एंगल बन के स्केप को लग गया। क्या मैं इतना करूं अगर आप कहें तो? देखो ठीक है, चलिए लिखते जाते हैं फटाफट। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने किया एक्सटेंड एडी टू एस, या एक काम करो, ड्रॉ डी एस इक्वल्स टू एडी। ठीक है, और सेम ड्रॉ पीएम। एक्सटेंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मैं तो एक्सटेंड उसमें काफी लिखना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट लिखा दिया। ज्वाइन एस टू सी एंड टी टू आर। एस से सी को ज्वाइन किया आपने, टी से आर। सही है, अब क्या करना है बताओ? अब बताओ क्या प्लान था अपना? उन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवाना है आपने? तो चलिए करवा देते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप देखते हो। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल DSC। हाँ भाई, एंगल एडीबी, या फिर आप ये लिख सकते हो कि इसका एडी इसके डीएस के इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका एंगल एडी बी इसके एंगल CDS के इक्वल है। रीजन है BOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और तीसरी चीज है कि भाई इसका DS, और ये तो हो गया AD और DS। ठीक है, और इसका BD
इसके डी सी के इक्वल है, गिवन मीडियन थे ना, तो गिवन मिल गया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो डी की जगह डी चल रहा है तो डी बीच में आएगा, डी की जगह डी चल रहा है तो बी की जगह सी चल रहा है, और यहाँ पे आएगा एस, और रीजन हो जाएगा एस ए एस। और इससे मैंने एक सी पी उठाया, ये ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी एस। वीडियो डी सी डी की जगह तो डी चल रहा है, कैसे पता चला, एंगल से देखना, ये भूल जाएगा। ए बी की जगह क्या चल रहा है, सी एस, और रीजन क्या है, सी पी सी डी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा दिया, अब हम इस पूरे ट्रायंगल को क्या करवाएंगे, सिमिलर। सिमिलरली दूसरे को भी लिख दो, सिमिलरली बोल के, ठीक है, सिमिलरली पी क्यू बी इक्वल हो जाएगा किसके, आर टी, इसको भी लिखवा दो। फिर इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करवाना है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखना एक चीज जो मैं बोलूंगा, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आगे बनेगा। जैसे ही दोनों ये सब सिमिलर हो जाएगा, फिर आपको एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगलों के बारे में, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। अब जब आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कराया ना, एक चीज और करनी थी आपको, कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल हो जाए। ये भी किसके इक्वल होगा, ये इसका रीजन भी क्या होगा, सीपी क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट कराया। और इधर भी एंगल 5 और एंगल 6 ये भी इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, जब आपने इस पूरे ट्रायंगल को कराया तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया। अब इन तीन बातों को अगर आप ठीक से रीड करें तो आपको समझ आएगा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है। कहीं ना कहीं चारों ही एंगल आपस में कैसे इक्वल है। तो मतलब आप ये लिख सकते हो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चारों ही एंगल आपस में कैसे हैं। अब जब 1 और 2 इक्वल हुए तो इक्वल चीजों में तो मैं इक्वल प्लस करा सकता हूँ ना, तो मैं एंगल 1 में क्या प्लस कराऊंगा, एंगल 3, और एंगल 2 में क्या प्लस करा दूंगा मैं, आंसर है एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 3 मिलकर क्या बना देगा, एंगल ए, और एंगल 2 और एंगल 5 मिलकर क्या बना देगा, एंगल 4। तो आपका एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल। तेरे को समझ में आया ना, क्योंकि एक तेरा ही डाउट है। ठीक है, चलो भाई, इसके अलावा लास्ट वाले का रैंक, अगर आपको मिडिल टर्म का है और इस तरीके से आएगी ये चीज रखी और आपसे बोला फाइंड इट्स मिडिल टर्म, तो आपको सबसे पहले इसमें ये पता लगाना है कि टर्म कितनी है। और टर्म कैसे पता लगाते हैं, आंसर है मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले से, मिडिल टर्म कह रहा हूँ, जनरल टर्म फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 122, ए की जगह 4 एन माइनस 1 और डी की जगह 2। इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, तो क्या हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, आंसर यस। नंबर ऑफ टर्म्स से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि टर्म्स कितनी है, और फिर उन टर्म्स का आपको मिडिल टर्म निकालना। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टर्म जो आएंगे वो ऑड टर्म्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, वरना एक बढ़ा देंगे और। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दिया आपने, कितना हो जाएगा आपके पास, 1 इवन आ रहा है क्या, ठीक है, तो 124 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 124। ठीक है, किधर लाके माइनस किया, कितना हो गया 120 अपॉन में 2 कर दिया, तो यहाँ n माइनस 1 रह गया, यहाँ पे काटोगे कितना 60 प्लस 1 काटोगे तो n इक्वल टू 61। मतलब क्या है, कितनी टर्म्स है इसमें टोटल, 61 टर्म्स है। अब 61 टर्म्स का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ। मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, ये होता है। तो 61 है ना, प्लस 1 अपॉन में 2, और ऊपर th लिखें प्लीज, 62 और अपॉन में 2 काट पीट के कितना आएगा 31। तो 31st टर्म आपको निकालनी है, तो 31st टर्म तो मतलब A31 निकालना है। A31 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस और a प्लस 32 यहीं से निकल जाएगा आपके पास, 4 प्लस 30 और d की वैल्यू है 2, मतलब 4 प्लस 64 इज द टर्म दैट इज द मिडिल टर्म। ठीक है, समझ में। देखिए भाई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। मान लो मैंने केस दिया आपको, जैसे यहाँ 12
12 नहीं है, काम वैल्यू और बड़ी वैल्यू देते हैं, जैसे मान लीजिए 40, देन फिर मैंने आपको वैल्यू रखी है 36, फिर मैंने आपकी वैल्यू रखी है 32, और इस तरीके से हम आगे चले जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला है फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए कौन सी होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसमें an का रैंक निकालना, मतलब an इक्वल्स टू 0 मानकर 0 का रैंक निकालना। क्या निकालेंगे आप? 0 का रैंक। अब 0 का रैंक निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला है, जनरल टर्म फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला। an की जगह क्या रखूंगा बताओ? 0। t की जगह क्या रखेंगे? 40। n निकालेंगे हम, d की जगह क्या रखेंगे हम? आंसर है -4। और इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? तो n से आपको ये पता चल जाएगा कि 0 आपका कौन सी रैंक पर आएगा। और या तो 0 की प्रॉपर रैंक निकल कर आएगी, और या तो 0 का डेसिमल रैंक निकल कर आएगा। तो जो भी हो, उससे अगला वाला जो होगा वही आपका फर्स्ट नेगेटिव रैंक होगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। हालांकि इसमें मेरे ख्याल से प्रॉपर निकल कर आएगा। -4 से डिवाइड कर दिया, n-1 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10, और n की वैल्यू आ गई 11। क्या मतलब है n इक्वल टू 11 का? 0 का जो रैंक है वो 11 है। तो भाई अब आप बताइए फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? 10 होगी? गलत। अगली ना बताएंगे। तो A12 निकालना है आपको, अगर उसकी वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, एक एक नंबर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखेंगे, लेकर मैं वो बता देता हूँ। ट्राइंगल्स के और सर्कल्स के सिर्फ, ठीक है, उन्हीं के प्रिडिक्ट हो सकते हैं एक एक नंबर के, बाकी के तो देख नहीं पड़ता उसमें क्या चीज करते। सबसे पहला एक इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे जो बेस्ड है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बेस्ड है ये क्वेश्चन? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है बताइए, कुछ आइडिया बताइए। अगर किसी भी एंगल का अगर बाइसेक्टर बनता है तो नीचे वाली साइडें जिस रेशो में बटी हैं, बाजू वाली साइडें भी उसी रेशो में बटी हैं। मतलब इस तरीके का ट्राइंगल है ABC, और अगर ऊपर से एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई? जो एंगल को बाइसेक्ट करके हटा है। और यहाँ पर एक D पॉइंट है, मान लीजिए मैंने यहाँ X दे दिया, मान लीजिए यहाँ मैंने 7 दे दिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर X दे दिया, यहाँ पर 2X प्लस 3 दे दिया, यहाँ मैंने 4 दे दिया, यहाँ मैंने मान लीजिए 5 दे दिया। और मैंने आपको बोला फाइंड X, तो आप झटमा जोर लगा लेना, ये होगा क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होगा। तो अगर कहीं पर भी एंगल बाइसेक्टर का जिक्र है तो इस थ्योरम को लगाएं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ऊपर से एंगल बाइसेक्टर आया है तो नीचे वाली साइड जिस रेशो में बटेगी, बाजू वाली उसी में बटेगी। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास x अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4/5। अब इससे आपको जाकर x निकालना है। नीचे वाली साइड है जिस रेशो में है, बाजू वाली साइड है भी उसी रेशो में है, ये कह रहा हूं मैं एंगल बाइसेक्टर। दूसरी थ्योरम देखिए, ये वाला बीपीटी पे, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, ये x है, यहाँ 2x है, यहाँ 5 है, और ये पूरा लेट इट बी 15 है, ऐसा कुछ। अब यहाँ खेलता है क्वेश्चन, ये बीपीटी से होगा क्योंकि बाजू वाली साइडों में डीलिंग है और पैरेलल भी है। अगर यहाँ 5 इधर की जगह इधर होता और इधर होता तो ये किससे होता फिर? आंसर है सिमिलैरिटी से। ठीक है, इस फर्क को समझना है आपको। इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में 100%। हाँ, तो रेशो किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा और सिखा देता हूँ मैं, कि इस तरीके से चलेगा। इधर का x, इधर का नीचे का 2x है, जबकि इधर 5 है, लेकिन जो 15 है वो पूरे का है, तो पूरे का नहीं चाहिए अपने को, नीचे का पार्ट चाहिए बस का, तो ये 10 होगा। दूसरा वाला, ये वाला नहीं, ये जो आपने इसका दूसरा बना देते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला था अभी जो मैंने आपको बताया, जिसमें ये x है, ये 2x है, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल की बात करेंगे हम। तो छोटे वाले ट्राइंगल का x, बड़े वाले ट्राइंगल का बताइए। 2x इधर वाली साइड ना बड़े वाले की, तो कितनी हो जाएगी? आंसर है 3x पूरी ना मिलाकर। छोटे वाले का 5 और बड़े वाले का 15, वो तो सही है। अब इसको सॉल्व कर आप निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ओके, एक और देखिए,
90 पे 90 जब चलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फोकस में रखिए इस क्वेश्चन को। 90 पे 90 जब चलता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, यहाँ भी 90 बना होता है, यहाँ पे भी 90 बना होता है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ए डी है। ये कहता है कि जिस मतलब ये जो बीच से जो लाइन दी है, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया तो ये टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपने इस तरीके से यूज नहीं किया तो फिर पीजीटी वीजीटी में खेलते रहोगे, सिमिलैरिटी में खेलते रहोगे, तब जाके सॉल्व। इस थ्योरम प्रॉपर्टी ये नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली नहीं, ये थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, कीजिए इसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है, बाय सिमिलैरिटी लिख सकते। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखिए। मान लो यहाँ 5 दे दिया, यहाँ x दे दिया, यहाँ x प्लस 2 दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, या यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 5x प्लस 2 दे दिया। ठीक है, कैसे भी करके आगे मतलब इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका लगाना। ओके, और ट्राइंगल में डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही है। ठीक है, सर्कल वाले बता देता हूँ, सर्कल वाले ध्यान रखिएगा। सर्कल वालों में जैसे मैंने आपको बताया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी एंगल इस पर बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। सेंटर वाला हमेशा इसके डबल होता है, कभी कभी इसको दे देता है और ये पूछ लेता है, बताइए कितना होगा, आंसर है 50। सेंटर वाला डबल होता है, ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा। एंगल सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एक ये हो गया। और सर्कल में ए बी सी और डी, ये वाला 4 है भाई। अब देखो सिखा दिया है, थोड़ा सा इसके आधार पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें प्लीज। ये 16 है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एडीसी, एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, ये 90 है भाई, और एंगल बीएसी, अरे ये भी 90 है भाई। तो ये वो वैसे मतलब ठीक है, देन फाइंड एक्स, ये एक्स की वैल्यू पूछिए। तो मैंने जो आपको सिखाया 90 पे 90, उसमें ये बीच वाली साइड और इन दोनों साइडों का यूज है, इसमें बीच वाली साइड कहीं यूज नहीं हो रही है, तो या तो बीच वाली साइड को निकालो पीजीटी से और फिर उसको रेशो में फंसाओ, और या तो फिर आरएच से करते रहो। तो मेरी बात मैंने क्या बोली है, मतलब मैंने जो आपको बताया था वो कुछ ये थ्योरम थी थोड़ी देर पहले, एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बीडी इंटू सीडी। या तो ऐसे करो और या तो फिर इसको सिमिलैरिटी में फंसाओ पहले। अब सिमिलैरिटी में कैसे फंसाएंगे, सिमिलैरिटी में ऐसे फंसाते हैं कि जी पीजीटी लगाओ इसमें, बताइए इसमें पीजीटी इसके लिए क्या कहेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर, सही है ना। अरे सही सही लिखा है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, हाँ ये आपके पास 16 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। और नीचे वाली साइड ये पूरी 16 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है जी, तो मैं जो रेशो बना रहा हूँ वो कुछ ऐसा है, एडी का स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सीडी। ईडी का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, बीडी कितना है 12, और सीडी कितना है 4। 12 4 से कितना हो गया आपके पास 48, इस पर रूट चढ़ा दोगे आप, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, ये कुछ आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक काम करो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस और यहाँ पे भी 90, ठीक है, और इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, तो कैसे हो जाएगा, इसका एंगल डी और उसका एंगल ए इक्वल है, इसका एंगल सी और इसका एंगल सी इक्वल है। जैसे उसमें एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 12 और 4 से लिया, तो फिर रूट चढ़ा के एडी स्क्वायर की वैल्यू जो है हाँ तो मैं बोलता हूँ रूट 48 चढ़ाया तो हमने, तो आगे सॉल्व करना तो रूट 48 हमने क्या किया था, एडी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 16 जबकि वो एडी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा हाँ,
सही बात है, सही बात है। हाँ मतलब उससे भी हो जाता तो बस यही कह रहा हूँ मैं। चलो भाई एंगल इधर 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 प्लीज प्लीज, एंगल बी और एंगल ए आपस में कैसे इक्वल है? एंगल सी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा किसके? बड़े वाले ट्राइंगल के। तो बड़े वाले का डी की जगह ए चल रहा है और सी की जगह तो सी चल ही रहा है और इधर बी आ जाए। हाँ भाई चलो, हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? ए सी चाहिए हमें, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ए सी। तो उधर से क्या चीज पिक होगी? उधर से भी ए सी पिक होगी। अच्छा, ए और सी नहीं कर दो। इसका डी इसके ए के इक्वल है, इसका सी इसके इक्वल है, ये होगा भाई। इसका ए सी इसके बी सी के इक्वल है और इसका डी सी इसके ए सी के इक्वल है। ये कुछ काम करना है। देखो बात वही आ रही है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है? एक्स। बी सी की वैल्यू कितनी है? 16। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4। और ए सी की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो एक्स इक्वल टू कितना? इस तरीके से। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है आपके पास, इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ सी है, ये डी है। बोला है डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, और ये गिवन है कि एओ अपॉन में बीओ इक्वल करा दो सीओ अपॉन में डीओ के, और शो है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ये क्वेश्चन है भाई। ट्रेपीजियम के लिए उल्टे एंगलों को क्या कराना पड़ेगा? इक्वल। ठीक है, पैरेलल तभी तो देखेगा। तो जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करा दूंगा। अब सिमिलर कराने के लिए एक तो मेरा एंगल भाई वर्टिकल अपोजिट, बाकी वाली साइडों का रेशियो और बन जाए तो बात बन जाए, उसके लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो आप देखिए, हम जब सिमिलर करते हैं तो हम एक वैल्यू तो उस वाले ट्रायंगल की लेते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल की लेते हैं। तो इसमें दिक्कत है, एओ के साथ बीओ उसी का दूसरा मेंटेन हो रहा है, तो इन दोनों का अगर मैं एक्सचेंज कर दूं बीओ और सीओ का, तो मामला बन जाए। तो आप क्या करोगे? एओ तो ठीक है, इधर सीओ कर दोगे और उधर बीओ का डीओ। तो अब सही है, देखो ना, इस वाले का एओ, इस वाले का सीओ, फिर इस वाले का बीओ और इस वाले का डीओ, और बीच वाला एंगल इक्वल। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो सीपीएसटी से एंगल 1 किसके इक्वल करा देना, और कन्वर्स ऑफ एआई से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल एंड हेंस इट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, एक कुछ दो प्रॉपर्टी और क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उल्टी साइड नहीं, रोम्बस रोम्बस नहीं होता। कोई क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ध्यान रखिएगा, उल्टी साइडों का प्लस हमेशा इक्वल होता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 7 दे दे, यहाँ 8 दे दे, यहाँ 4 दे दे और ये पूछ ले, तो उल्टी साइडों का प्लस इक्वल होता है। प्लस एक और चीज भी, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। ये और ये इनका प्लस और इसका प्लस, ये इक्वल नहीं होते, सप्लीमेंट्री बनाते हैं सेंटर। ठीक है, ओके लिसन, फोकस है। या तो ये परपेंडिकुलर है क्या, या ये पैरेलल है? पैरेलल है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे जो हैं, ये चारों लाइनें आपस में यार इधर सुन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको एक्सटेंड करना है आगे। लिखने के तरीके को थोड़ा समझिए प्लीज, ठीक है। और लेट इट बी टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। परपेंडिकुलर है तो भी पैरेलल मिलेंगे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस, सेम लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं वो पैरेलल होती है। तो इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है सारी, तो ये सब पैरेलल है। अरे सुन लो इधर यार, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो सीधा, इसलिए वो सिखा रहा हूं। तो अगर ये एक्सटेंड हुआ है मामला, तो देखिए करना क्या है आपको, बेसिकली करना ये है कि इनका प्लस कर लो। कितना हो जाएगा इनका प्लस करके बताओ? 6 प्लस 9 हो गया आपके पास 15, और ये 27।
तो ये पूरी लाइन का जो रेशियो है वो आपके पास 27 है। अब आप क्या करने वाले हैं, इस छोटे ट्राइंगल को जो आगे की तरफ आपने खुद बनाया है और इस पूरे ट्राइंगल को आप करेंगे सिमिलर। कैसे? एक तो एंगल टी कॉमन है और एक इधर 90 है और इधर भी क्या है, तो ए प्रॉपर्टी से ये छोटा ट्राइंगल और कंप्लीट ट्राइंगल क्या हो जाएगा। और आपको बेसिकली करना क्या है वो मैं वो भी बता देता हूँ। इसको मतलब आपको इधर अगर बनाना है तो इधर एक्स बना लीजिए और इधर क्या बना लीजिए, वाई। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का एक्स और बड़े वाले ट्राइंगल का एक्स प्लस 36, ठीक है। सिमिलर सिमिलर मत करो यार, बीपीटी करो यार। हाँ सिमिलर मत करो, सिमिलर मत करो, सिमिलर मत करो, बीपीटी करो। हाँ सिमिलर चीज नहीं होगा इसका टीपी, क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इस वाली लाइन, ठीक है। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें ये वाली लाइन बीच में एक लाइन मैंने बना दी जो कि पैरेलल। तो आपको कहीं ना कहीं रेशियो मिल जाएगा एक्स अपॉन में 36 इक्वल्स टू वाई अपॉन में, और आपको यहाँ से रेशियो निकाल देना एक्स अपॉन वाई का जो कि रहेगा 36 अपॉन 27। 3 से काटोगे इसको, 9 से काटेंगे हम तो 9 से 27 और 9 4 तो मतलब रेशियो कितना आ गया, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। तो एक्स और वाई का रेशियो आपके पास है, इसको ही यूज करते करते हमें जो जो चीज पूछी गई है हम वो सब कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट कर लोगे, देखिए कैसे करेंगे। एक्स और वाई का रेशियो कितना है ये बताइए आप उसका, और ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अब किस चीज की वैल्यू पूछी है उसने हमसे, पी क्यू की। पी क्यू कहां पर है, ये है पी क्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब पूरे ट्रायंगल की बात नहीं करनी, अब यहाँ जिस जो चीज पूछी गई है उसी की बात करिए, बस उसी में, और इसी को हर बार पैरेलल लाइन यूज करना है। अब आप मुझे बताइए रेशियो क्या होगा, बताओ। एक्स अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल है, वाई अपॉन में 6, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाई को इधर भेज देंगे, पी क्यू को उधर भेज देंगे, और यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का रेशियो कितना है, ठीक है। जिससे आप इसको काट लोगे यहाँ पर जाएगा तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया। अब जैसे जैसे वैल्यू आती जा रही है उनको लिखती जाएगी। हाँ नेक्स्ट पूछा आपसे क्यू आर। अब आप मुझे बताओ क्यू आर के लिए क्या करोगे, चलो ये बताओ फटाफट। क्यू आर यहाँ पर है, तो टीटी और पी आर अगेन अगेन हम इस पूरे ट्राइंगल को पिक करेंगे जहां तक वो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस बात को, और इसको ही पैरेलल लाइन बनाएंगे फिर से। और अब आप बताइए पीक्यू की वैल्यू आ चुकी है, पीक्यू की वैल्यू कितनी आई भाई, 8, तो ध्यान रखिएगा ये 8 है हमारे पास। अब आप रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 8 प्लस क्यू आर, और उधर क्या हो जाएगा वाई अपॉन में 6 प्लस 9 कितना हो गया भाई 15। वाई को इधर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस क्यू आर अपॉन में 15 एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का रेशियो कितना है, 8 प्लस क्यू आर और अपॉन में 15, 3 से काटोगे आप 5, 5 4 जा 20, और 20 में से इधर 8 लिया है तो कितना आएगा 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरीके से काम होने वाला। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप एक काम करिए, आप हर बार उस वाली साइड से लेकर इस पूरे को निकाल लेते हैं, इस पूरे में से भी अगर 8 हटा दोगे तो क्यू आर निकल गया है, कैसे निकल लीजिए आपकी चॉइस है। नेक्स्ट वाला और क्या पूछा है आपसे, चलिए आर एस के लिए बताइए। चलिए अब आप लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज, इसमें आपको शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। बताइए आर एस के लिए मुझे पूरे ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, और अगेन पैरेलल लाइन यही है, तो मैं काम करूंगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब अब ये दोनों तो आई है, ये 8 है और ये कितना है, अब आप 36 में से माइनस करा लीजिए ना इनको, ये कितना हो जाएगा 20, इसको माइनस करा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर करना है, ठीक है, इसको रेडी रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए भाई आइए ध्यान दीजिए, एक आपके पास एक क्वेश्चन और है सर्कल का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान इस तरीके से करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपके पास लिखा हुआ है पीए, मतलब ये चीज करवानी है मुझे, पीए डॉट पीबी
इक्वल कराना है पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ये करवाना है मुझे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम मतलब जिस अप्रोच रहेगी हमारी दूसरी, मुझे एक बात बताओ, सेंटर से जब कभी भी